नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंत्री ईश्वर खंडरे ने डॉक्टर मोहम्मद एयाज खान से आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा की। और आदमी कर्ज से तंग आकर एक किसान ने की आत्महत्या। कोलार लोकसभा सीट पर ड्रामे के बीच कांग्रेस के केवी गौतम का नाम फाइनल कर लिया है। कर्नाटक भाजपा जेडीएस ने अपनी पहली संयुक्त समन्वय बैठक आयोजित की। कांग्रेस के ऑफिस में बीजेपी की वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग पाउडर से लगे सारे दाग धुल जाते हैं, पवन खेड़ा। वंचित बहुजन पार्टी के नेता प्रकाश अंबेडकर का बयान, बोले कांग्रेस और एनसीपी के बीच है मतभेद। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद एयाज खान ने हाल ही में पूर्व विधायक अशोक खेनी से मुलाकात करके आगामी चुनाव पर चर्चा करते हुए खेनी ने डॉक्टर मोहम्मद एयाज खान को मंत्री ईश्वर खंडरे से मुलाकात करवाई और आगामी चुनाव के संबंध में चर्चा की। इस मौके पर मंत्री ईश्वर खंडरे, बीदर जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बसवराज जाप शेट्टी, बीदर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, केपीसीसी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद तनवीर अहमद खान, कांग्रेस गारंटी योजना समिति के सदस्य मोहम्मद साजिद पाशा सहित अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। औरा तालुके के मुस्तापुर ग्राम के 45 वर्षीय हुलेप्पा नामी किसान ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामवासियों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पत्नी के अलावा 2 पुत्रियां और 1 पुत्र है। मृतक ने पीकेपीएस 1 लाख और एक निजी बैंक से 2 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था, जो उसके लिए बोझ बन गया था। मृतक की पत्नी जगदेवी ने संतपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कांग्रेस ने आखिरकार केवी गौतम को कोलार लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारने का फैसला किया है। शनिवार 30 मार्च को इस घोषणा के साथ कांग्रेस ने आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पूरी सूची की घोषणा की है। गौतम कांग्रेस की बेंगलुरु जिला समिति के अध्यक्ष हैं। चयन प्रक्रिया विवादों से रहित नहीं थी, क्योंकि पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों, जिनमें खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा के नेतृत्व वाला एक गुट और असंतुष्ट विधायक शामिल थे। जब कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर, कोलार के विधायक कोथूर मंजुनाथ, मालूर के विधायक केवाई नंजेगौड़ा और एमएलसी नसीर अहमद और अनिल कुमार सहित 5 विधायक विधानसौधा पहुंचे और अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी दी, तो जोरदार ड्रामा शुरू हो गया। उनकी आपत्ति मंत्री मुनियप्पा के दामाद चिक्कापेदन्ना के प्रस्तावित नामांकन से उपजी है, जो एससी वामपंथी समुदाय से है। विधायकों ने तर्क दिया कि एससी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में एससी दक्षिणपंथी समुदाय की बड़ी आबादी है, इसलिए उन्होंने इस समूह से एक उम्मीदवार की मांग की। गौरतलब है कि गौतम स्वयं एससी वामपंथी समुदाय के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर ने अपनी पहली संयुक्त समन्वय बैठक की और कर्नाटक में सभी 28 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ मिलकर संसदीय चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पारित। मामले से परिचित लोगों के अनुसार बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक भाजपा चुनाव प्रभारी राधा मोहन दास, पूर्व सीएम और जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी और विपक्ष के नेता आर अशोक। बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के मद्देनजर पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने हमें आशीर्वाद दिया है। उनके आशीर्वाद से गठबंधन को बड़ी ताकत मिली है। यह बैठक बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। बैठक के बाद हम लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे हासिल करने को लेकर आश्वस्त हैं। बैठक के दौरान देवेगौड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर सभी समस्याओं का समाधान कर सके। चुनाव आयोग ने कहा कि 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से 20.85 करोड़ रुपए नकद और 27 करोड़ रुपए से अधिक की शराब जब्त की गई है। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में 2 चरणों में 26 अप्रैल और 7 मई को 28 सीटों पर होंगे। इसमें कहा गया है कि अब तक जब्ती का मूल्य 62.42 करोड़ रुपए है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से उड़न दस्तों, सैनिक निगरानी टीमों और पुलिस अधिकारियों ने 20.85 करोड़ नकद, 70.86 लाख मुफ्त वस्तुएं, 8.63 लाख लीटर शराब जब्त की है। 27 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 211.23 किलोग्राम मादक पदार्थ, 1.47 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 211.23 किलोग्राम नशीले पदार्थ, 9 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 15 किलोग्राम से अधिक सोना, 27 लाख रुपए से अधिक मूल्य की 59.04 किलोग्राम चांदी और 9 लाख रुपए मूल्य के 21.17 कैरेट हीरे शामिल हैं। उन्होंने नकदी शराब, ड्रग्स, कीमती धातु और मुफ्त वस्तुओं की जब्ती के संबंध में 959 एफआईआर भी दर्ज की।
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके सामने टेबल पर एक वॉशिंग मशीन रखी नजर आई, जिस पर बीजेपी वॉशिंग मशीन लिखा हुआ था। इस वॉशिंग मशीन को दिखाते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा जिन नेताओं पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाती है, बाद में उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करवाकर केस वापस ले लेती है। भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें 10 साल पुराना केस भी डालो तो आरोपी बेदाग होकर निकलता है। उन्होंने आगे मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, मशीन के साथ साथ ये कमाल मोदी वॉशिंग पाउडर का भी है, जिससे आरोपी बिल्कुल चमकते हुए व्यक्तित्व के साथ वॉशिंग मशीन से बाहर निकलता है। इसके बाद खेड़ा ने एक पेपर जारी किया, जिसमें भाजपा पर यह आरोप लगाया गया कि सरकार विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ऐसी वॉशिंग मशीन न हम आपको बेच पाएंगे और न आप खरीद पाएंगे, क्योंकि 8,552 करोड़ की मशीन केवल एक ही आदमी रख सकता है। उसका नाम नरेंद्र मोदी है। साथ में पवन खेड़ा ने उन नामों को गिनाया जो बीजेपी में शामिल होकर बेदाग हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के गठबंधन में शामिल होने को लेकर वंचित बहुजन पार्टी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि मैं पहले से कह रहा था कि इनका कोई गठबंधन नहीं है, इनके लिए फ्रेंडली फाइट मतलब है। जहां इनकी ताकत है वहां यह चुनाव लड़ेंगे, किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जहां यह बोल रहे हैं कि इनकी फ्रेंडली फाइट नहीं है, वहां एनसीपी, यूबीटी उनके पास उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने कहा कि 25 सालों से वो एक ही सीट लड़ रहे हैं, जो सीट है वहीं पर लड़ते हैं। 25 साल कोई रुकता नहीं है। इनकी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इस बात पर है कि जहां अपनी ताकत नहीं है तो ठीक है, जहां इनका होल्ड है तो बोल रहे हैं फ्रेंडली फाइट करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस और शिवसेना में मतभेद है। एनसीपी शरद चंद्र पवार अपना पत्ता अभी नहीं खोद रही है, इसलिए कांग्रेस की ओर से फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं। मैं आज कहूंगा कि यह लोग बी टीम है। हमने तब 7 सीटें मांगी थी, आज भी हमने 5 सीट की बात की है, जिसमें 2 में समर्थन भी दिया। हर राजनीतिक दल स्वतंत्र है और उसे इज्जत देना पहले इन्हें सीखना चाहिए, न कि उस पर आरोप लगाना चाहिए। मैं जितना साफ रहता हूं और कोई नेता उतना साफ नहीं है। हम पोल खोल रहे हैं तो अब कोई बचेगा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं उनसे यह कह रहा हूं कि आरोप लगाना आसान है, किसी की छवि बिगाड़ना आसान है, दूसरे को खड़ा करना मुश्किल है। केरल में कासरगोड की एक अदालत ने 2017 में जिले की एक मस्जिद के अंदर एक मदरसा शिक्षा की हत्या से संबंधित मामले में शनिवार को फैसला सुना दिया। अदालत ने 7 साल पुराने इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के 3 कार्यकर्ताओं को बरी कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद रियाज मौलवी नाम के मदरसा शिक्षक की हत्या के तीनों आरोपियों को बरी करने का फैसला कासरगोड प्रधान सत्र अदालत के न्यायाधीश के बालकृष्णा ने सुनाया है। बता दें कि इस पूरे केस का विस्तृत फैसला अभी आना बाकी है। 34 साल के मदरसा शिक्षक मोहम्मद रियाज मौलवी पास के चूरी में स्थित एक मदरसे में पढ़ाते थे। मौलवी की 20 मार्च 2017 को मस्जिद में उनके कमरे में हत्या कर दी गई। चूरी स्थित मोहिउद्दीन जुमा मस्जिद के परिसर में घुसे एक गिरोह ने कथित तौर पर उनका गला काट दिया। पुलिस ने मदरसा शिक्षक की हत्या के मामले में 19 साल के नितिन, 20 साल के अजेश और 25 साल के अखिलेश को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 449, 302, 153A, 295, 201, 34 के तहत फाइल रिपोर्ट दर्ज की है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को यहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, कृषि मंत्री एमएस स्वामीनाथन तथा बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मरणोपरांत प्रदान किया। राव, सिंह, ठाकुर और स्वामीनाथन को दिए गए पुरस्कार उनके परिवार के सदस्यों ने लिए। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने लिए मुर्मू से यह सम्मान उनके पुत्र पीवी प्रभाकर राव ने स्वीकार किया। चौधरी चरण सिंह के लिए उनके पोते और राष्ट्रीय लोकदल रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने राष्ट्रपति से यह सम्मान स्वीकार किया। स्वामीनाथन की ओर से उनकी बेटी नित्या राव और कर्पूरी ठाकुर की ओर से उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने राष्ट्रपति मुर्मू से यह पुरस्कार लिया। इस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सरकार ने इस साल राव, सिंह, ठाकुर और स्वामीनाथन के अलावा भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और उप प्रधानमंत्री LK अडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी की ओर से भारत रत्न को लेकर एक और मांग उठी है। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि यहां रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की लोकतंत्र बचाओ रैली का उद्देश्य किसी व्यक्ति की रक्षा करना नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि रविवार को आयोजित होने वाली रैली से लोक कल्याण मार्ग का आवास स्थित है को एक कड़ा संदेश दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का समय पूरा हो गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रैली को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्य वरिष्ठ नेता रैली को संबोधित करेंगे। रमेश ने कहा कि यह कोई व्यक्ति विशेष की रैली नहीं है, इसलिए इसे लोकतंत्र बचाओ रैली कहा जा रहा है। यह किसी एक पार्टी की रैली नहीं है, इसमें करीब 27 से 28 पार्टियां शामिल हैं। इंडिया गठबंधन के सभी घटक इस रैली में हिस्सा लेंगे। रमेश की यह टिप्पणी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी के नेता इस रैली को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में आयोजित रैली के रूप में पेश कर रहे हैं। रमेश ने कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ने 17 मार्च को मुंबई में अपना लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका था और यह रैली उसका दूसरा चुनावी बिगुल होगी। पोप फ्रांसिस रोम के एक बड़े कलागृह में निकाले गए गुड फ्राइडे के पारंपरिक जुलूस में शामिल नहीं हुए, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। वेटिकन ने जुलूस में उनके शामिल नहीं होने की जानकारी दी। फ्रांसिस के वे ऑफ क्रॉस जुलूस की अगुवाई करने की उम्मीद थी, जो ईसा मसीहा को सलीब पर चढ़ाने की घटना का प्रदर्शन करता है। जैसे ही यह कार्यक्रम शुरू होने वाला था तो वेटिकन की ओर से घोषणा की गई कि फ्रांसिस अपने घर से इस कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं। यह पहली बार है जब फ्रांसिस पोप ने अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में इस पारंपरिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। वेटिकन के प्रेस कार्यालय में एक बयान में कहा कि 87 वर्षीय पोप फ्रांसिस फ्लू, ब्रोंकाइटिस या सर्दी से जूझ रहे हैं। पिछले कई हफ्तों से वह अक्सर अपने सहायक को उनके भाषण को जोर से पढ़ने के लिए कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा देश के 29 मई को होने वाले आम चुनाव में खड़े नहीं हो पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके आपराधिक रिकॉर्ड के कारण उन्हें उम्मीदवार के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। आयोग ने बृहस्पतिवार को एक मीडिया ब्रीफिंग की थी, जिसमें बताया गया था कि 29 मई को चुनाव में जुमा की उम्मीदवारी के खिलाफ दर्ज आपत्ति को कायम रखा है। आईईसी ने कहा कि जुमा को उनके आपराधिक रिकॉर्ड के कारण चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। ये ऐसे मामले नहीं हैं जिनमें हम व्यक्तिगत तौर पर निपटते हैं। यह बात कानून के एक प्रावधान की है जिसके खिलाफ आपत्ति भी दर्ज की जा सकती है। मोरपिया ने कहा कि जुमा के पास इस फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल तक अपील करने का समय है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंत्री ईश्वर खंडरे ने डॉक्टर मोहम्मद यास खान से आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा की। और आदमी कर्ज से तंग आकर एक किसान ने की आत्महत्या। कोलार लोकसभा सीट पर ड्रामे के बीच कांग्रेस के केवी गौतम का नाम फाइनल कर लिया है।
कर्नाटका भाजपा जेडीएस ने अपनी पहली संयुक्त समन्वय बैठक आयोजित की। कांग्रेस के ऑफिस में बीजेपी की वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग पाउडर से लगे सारे दाग धुल जाते हैं, पवन खेड़ा। वंचित बहुजन पार्टी के नेता प्रकाश अंबेडकर का बयान, बोले कांग्रेस और एनसीपी के बीच है मतभेद। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।